राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। अशोक के धम्म के बारे में हम लोग आज डिटेल में समझने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को यह कन्फ्यूजन होता है कि धम्म क्या होता है। तो धम्म दोस्तों क्या होता है? धम्म जैसे हम लोग अभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी तरह से अशोक के काल में क्या था कि यह एक धार्मिक शिक्षा ही नहीं, मतलब कि जो धम्म था धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक नियम का एक दस्तावेज टोटल पूर्ण रूप से इसको हम लोग धम्म को बोल सकते हैं। और धम्म अशोक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अशोक ने दोस्तों, आ जाता है बात यहाँ पे कि श्रीलंका और मध्य एशिया के बीच में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, श्रीलंका और मध्य एशिया के बीच में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को भेजता है। श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को भेजता है और पुत्री संघमित्रा को भी साथ में भेजता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब युद्ध होता है, जब कलिंग का युद्ध होता है, तो उसमें अशोक सारे चीज़ों को त्याग देता है। खून खराबा, मारपीट, युद्ध जो भी है, सारे चीज़ों को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लेता है और तभी से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। अशोक ने दोस्तों, क्या हुआ था कि अशोक ने अपने आजीविकों को रहने के लिए, जो बौद्ध धर्म अपनाए थे, आजीविकों को रहने के लिए बराबर की गुफा, एक बराबर की गुफा बोली जाती थी, बराबर की पहाड़ी, जिसमें गुफा का निर्माण करवाया था। और अशोक के शासन काल में, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अशोक के शासन काल में ही जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पटना में। अशोक के शासन काल में ही जो तीसरा बौद्ध संगति पटना में हुआ था, वो अशोक के शासन काल में ही हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, एक लेखक हैं जिनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन यूरोप के रहने वाले एक लेखक है जिनके द्वारा अशोक की तुलना रोमन के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। जो एक यूरोपीय लेखक है वो अशोक की तुलना किनसे करते हैं? कॉन्स्टेंटाइन, जो कि रोमन के सम्राट हैं, उनसे करते हैं। दोस्तों, उसके बाद में, अशोक के बाद में कौन आता है? अशोक के बाद में आता है दशरथ। दशरथ आता है, जो कि सम्राट अशोक का पौत्र था। और दशरथ के शासन काल में गया, जो कि बिहार में पड़ता है, गया जो कि बिहार में पड़ता है, दशरथ के शासन काल में गया बिहार में जो नागार्जुन पहाड़ी है, उस पर आजीविकों के निवास करने के लिए टोटल 3 गुफाएं बनवाई जाती है। कभी आप लोग अगर बोध गया गए होंगे, कभी आप लोग अगर गया गए होंगे, तो वहाँ पे विजिट करने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आप लोग को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, दशरथ ने भी अशोक की भांति देवान प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। उपाधि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दशरथ ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो इनकी उपाधि थी देवान प्रिय। क्या थी? देवान प्रिय, ये इनकी उपाधि थी। और लास्ट में अंतिम आ जाता है मौर्य शासक। जो लास्ट मौर्य शासक था, उसका नाम मौर्य शासक लास्ट में बृहदत्त होता है। बृहदत्त, जो कि लास्ट मौर्य शासक था। और इसकी हत्या दोस्तों, एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य का सेनापति था और ब्राह्मण था, बृहदत्त की हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, जिसे शुंग वंश बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बृहदत्त की हत्या एक ब्राह्मण, जो कि मौर्य का सेनापति था, उसके द्वारा कर दिया जाता है और उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और उसी ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य में जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी, उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। मौर्य काल में दोस्तों, शासन व्यवस्था जो थी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की सबसे पहले चर्चा कर लें तो मौर्य काल में वंशानुगत, जैसे कि बेटा का बेटा, वहाँ पे वंशानुगत केंद्रीय
राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उसके अनुसार राजा जो था, वहाँ का जो राजा होता था वही सर्वोपरि माना जाता था। राजा सर्वोपरि माना जाता था उनके शासन काल में। और अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की रचना है, अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है, राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। अर्थशास्त्र में यह बोला गया था, राजा वहाँ का जो था निरंकुश था और प्रजा के कल्याण पर ध्यान नहीं देता था। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आते हैं, जैसे मैं पीछे आप लोगों को एक बात बोला हूँ, क्या आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। महामात्र की नियुक्ति, तो महामात्र की नियुक्ति क्या होता है दोस्तों, जो सबसे उच्च अधिकारी होते थे, जैसे राजा के बाद में जो सबसे उच्च अधिकारी, जो शीर्षस्त्र अधिकारी कहलाते थे, उन्हें महामात्र या उन्हें तीर्थ बोला जाता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उस समय दोस्तों क्या होता था, टोटल मौर्य साम्राज्य में टोटल 18 जो महामात्र थे, टोटल 18 इनकी संख्या थी। और उनका वेतन की अगर बात करें तो टोटल 48,000 पर्ण उनका वेतन था, जो कि अभी 3/4 तोले चांदी के बराबर हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों मौर्य साम्राज्य में टोटल 2 प्रकार के न्यायालय थे। मौर्य साम्राज्य में टोटल 2 प्रकार के न्यायालय थे। 2 प्रकार के न्यायालय कौन थे, पहला था कंटक शोधन, क्या था, कंटक शोधन, या फिर उसको कंटक शोधन कैसे भी आप लोग पढ़ लीजिए, कंटक शोधन। और दूसरा था धर्म अस्थीय, क्या था, धर्म अस्थीय, दूसरा था धर्म अस्थीय। कंटक शोधन में क्या होता था, यह फौजीदारी न्यायालय था, यहाँ पे फौजीदारी न्यायालय चलती थी। और धर्म अस्थीय जो है इसमें दीवानी न्यायालय था, इसमें यह दीवानी न्यायालय था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में टोटल 4 प्रांत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में टोटल 4 प्रांत, परंतु अशोक के शासनकाल में कलिंग के जब विजय होता है तो टोटल 5 प्रांत दोस्तों कौन कौन से हैं, यहाँ पे इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रांत जो था उत्तरापथ, क्या था, उत्तरापथ, जिसकी राजधानी कहाँ थी, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। पहला क्या था, उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा होता है दक्षिणापथ, क्या है, दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी कहाँ थी, स्वर्णगिरी, जिसकी राजधानी कहाँ थी, स्वर्णगिरी, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। तीसरा जो प्रांत था, तीसरा प्रांत मध्य क्षेत्र का था, कौन सा, मध्य क्षेत्र का तीसरा प्रांत था, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र में उसकी राजधानी थी, जो कि मध्य क्षेत्र वाला जो प्रांत था पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। 4 नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है अवंतीपथ। चौथे नंबर पे क्या आता है, अवंतीपथ, जो कि उज्जैन, जिसकी राजधानी थी उस समय सम्राट अशोक, जो कि महान सम्राट हुआ करता था, उज्जैन उसकी राजधानी थी। और 5वें नंबर पे आता है कलिंग, जो कि लास्ट में अशोक के कलिंग विजय पर प्राप्त हुआ था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तोसली, जिसकी राजधानी थी तोसली, जिसकी राजधानी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों थोड़ी सी मौर्य साम्राज्य के प्रांत के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो वहाँ के जो प्रांत है उनको विषय में बांटा जाता था, जिले के नीचे स्थानिक, जिनमें टोटल 800 ग्राम होते थे। टोटल 800 ग्राम कह ले या गांव, टोटल दोस्तों कितने थे, टोटल 800 जिले के अंदर, एक जिले के अंदर टोटल 800 गांव होते थे। और प्रांत का जो प्रशासक होता था वह आर्यपुत्र था, कौन था, आर्यपुत्र था प्रांत का प्रशासक। और दोस्तों उस समय समितियाँ की बात करें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, कितने समिति हुए हैं, तो मेगास्थनीज के अनुसार, जो कि इंडिका लिखा गया है जिसके द्वारा, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए टोटल 6 समितियों का गठन हुआ था, जिसमें 5 सदस्य थे। प्रत्येक 6 समिति में टोटल कितने सदस्य होते थे, प्रत्येक समिति में टोटल 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य दोस्तों कौन कौन से और उनका कार्य क्या होता था, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो पहला सदस्य था, पहला सदस्य क्या करता था, विदेशियों की देखरेख,
विदेशियों की देखरेख, पहला जो समिति था उसका कार्य विदेशियों की देखरेख करना था। दूसरा समिति जन्म मरण की देखरेख करता था, कभी भी वहाँ पे प्रांत में कुछ भी हो जाए जन्म मरण का देखरेख दूसरी समिति के जिम्मा था। तीसरी समिति जो थी उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण करती थी। तीसरी समिति उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण करती थी। चौथी समिति व्यापार का निरीक्षण करती थी। चौथी समिति को व्यापार का दायित्व सौंपा गया था, व्यापार का निरीक्षण करने के लिए। और पांचवी समिति दोस्तों निर्मित जो वस्तु थी उसके विक्रय क्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी जो समिति है वह बिक्री कर वसूलने का कार्य करती थी। उसके बाद में आ जाता है सेना। वहाँ की जो सेना थी उनके लिए क्या व्यवस्था थी, मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या थे, सबसे ज़्यादा वहाँ पे कृषक थे। और कृषकों के बाद में सबसे ज़्यादा संख्या किनकी थी, सबसे ज़्यादा संख्या सैनिक की मानी जाती थी। और मौर्यों के पास एक शक्तिशाली सेना थी दोस्तों, जिसे नौ सेना भी बोला जाता है। और यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार, एक लेखक है यूनानी लेखक जिन्हें प्लिनी बोला जाता है, यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और कम से कम 30,000 घुड़सवार थे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 9,000 हाथी भी थे। ये दोस्तों एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, जो वैल्यू है इस सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आप लोग की जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। और 8,000 अश्वचालित रथ थे। चलिए दोस्तों, उसके बाद में वहाँ की जो गुप्तचर व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुप्तचर व्यवस्था भी वहाँ की काफ़ी ऐसी अच्छी गुप्तचर व्यवस्था थी ताकि कोई भी उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। सबसे पहला ये है कि सबसे पहले गुप्तचर को क्या बोला जाता था, महामात्य। सबसे पहले गुप्तचर को महामात्य बोला जाता था। और यह गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। जैसे प्रधान सेनापति होता है वैसे ही विभाग का प्रधान होता था। उसके बाद में एक होता था गूढ़ पुरुष। कौन होता था, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष दोस्तों इसका मतलब क्या है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष बोला गया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा गुप्तचर को गूढ़ पुरुष का नाम दिया गया है। और तीसरा होता था संस्था। तीसरा क्या होता था, संस्था, जिसमें कि एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था। ऐसे लोग जो कि एक जगह पे स्थिर होकर वहीं से गुप्तचरी करते थे उन्हें संस्था बोला जाता था। और चौथे नंबर पे आता है संचरा। चौथे नंबर पे क्या आता है, संचरा आता है, जिसे घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा बोला जाता था। चलिए देखते हैं सामाजिक जीवन। मौर्य काल का जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन कैसा था। तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। और इसका आधार क्या था दोस्तों, जन्म। जन्म के आधार पर वहाँ पे वर्ण की व्यवस्था की जाती थी। दासों को कृषि के कार्य में लगाया जाता था। वहाँ के जो दास थे उनको कृषि कार्यों में लगाया जाता था। और अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान मिलता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। और कौटिल्य के अनुसार क्या बोला गया है कि टोटल 15 वर्ण संकर जातियां थी। वहाँ पे कितनी, टोटल 15 जातियां थी, जो कि कौटिल्य के द्वारा बोला गया था, जो कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। स्त्रियों की व्यवस्था ऐसी थी कि उनको उच्च शिक्षा के लिए वर्जित किया गया था। और समाज में दोस्तों नियोग प्रथा का प्रचलन उस समय था। काफ़ी स्त्रियों के लिए दशा वहाँ का खराब था उस समय का, इसलिए इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा कर ली। उसके बाद में दोस्तों इसमें आर्थिक स्थिति की बात करें, मौर्य साम्राज्य में आर्थिक स्थिति क्या थी। तो मौर्य काल में जो राज्य थे उनकी आर्थिक स्थिति जो थी काफ़ी समृद्ध थी और काफ़ी मजबूत थी। अर्थव्यवस्था वहाँ का कृषि से, पशुपालन से और वाणिज्य जो व्यापार है, काफ़ी व्यापार हुआ करते थे। काफ़ी ज़्यादा कृषि पर जोर दिया गया, इसलिए कृषि से वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। और दोस्तों कृषि उसका वहाँ का उस समय का काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी कारण से पुष्यगुप्त ने इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ताकि कृषि में कोई दिक्कत ना हो, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। उस समय दोस्तों भूमि कर क्या था, भूमि कर उस समय 1/4 से
1/6 भाग भूमि से कर लिया जाता था और सिंचाई कर उस समय का क्या था, 1/3 से 1/5 के बीच में सिंचाई कर होता था। और कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला जो कर था वो क्या कहलाता था, भाग कहलाता था, जो कि कृषि पर आय जो भी किसानों का होता था उस पर लिया जाने वाला जो कर था वो क्या कहलाता था, भाग कहलाता था। आइए देखते हैं अशोक के स्तंभ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशोक के कौन कौन से स्तंभ हुए? तो दोस्तों अशोक के स्तंभ जो कि एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं और इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया है। चुनार के जो बलुआ पत्थर है इसका उपयोग उसमें किया गया है और पॉलिशदार स्तंभों में केवल शीर्ष भाग को जोड़ा गया है। इसमें सिंह साड़ की पशु जो है उसका चित्र बनाया गया है। किसका किसका? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक के स्तंभ में किसका चिन्ह बनाया गया है, कौन से जानवर का? तो सिंह और सांड का उसमें चित्र बनाया गया है। उसके बाद में दोस्तों सारनाथ में जो स्तंभ है उस पर सिंह का चित्र मिलता है और मुख्यतः इन स्तंभों का निर्माण करने का कारण यही था, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही इन स्तंभों का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों उसके बाद में आ जाता है स्तूप। क्या आता है? स्तूप, जो कि स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद, जो कि वेद कितने होते हैं? वेद टोटल 4 होते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, उसके बाद में यजुर्वेद और 4th नंबर पे आता है अथर्ववेद। और ऋग्वेद के अनुसार सबसे पहला वर्णन स्तूपों का कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता था। सांची का स्तूप जो कि विदिशा में है, सांची का स्तूप जो कि विदिशा में है। विदिशा कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में है। भरहूत का स्तूप, कौन सा स्तूप? भरहूत का स्तूप जो कि सतना में है और ये भी कहाँ पे है? ये भी है एमपी में। उसके बाद में सारनाथ स्थित स्तूप है एक, सारनाथ स्थित स्तूप जिसे धर्मराजिका बोला जाता है, जिसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मौर्य साम्राज्य में जो विशिष्ट वहाँ की तथ्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी, क्या क्या चीज़ थी? तो सबसे पहला नंबर पे आ जाता है मयूर। तो मोर को वहाँ पे क्या बोला गया है? मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मोर था। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है पाली। पाली मौर्य वंश में आम जनता की जो भाषा थी, कैसी थी? पाली भाषा बोली जाती थी। और तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ था। उस समय सारे जो विद्वान थे तक्षशिला में पढ़ने आते थे। चलिए दोस्तों मौर्य काल में इतना ही। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा कुछ भी जहाँ से भी आप लोग को डिटेल मिले आगे पढ़ के आइएगा। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? शुंग वंश के बारे में, जो कि वहाँ पे हत्या करके बृहदत्त की और शुंग वंश की स्थापना करता है। सातकर्णी वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ये सारे जो वंश है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये सब जो डिटेल है हिस्ट्री में, ये सब डिटेल आप लोग को कोई नहीं बताता है। और ये मैं आप लोग को कई जगह से ढूंढ कर लाया हूँ। कई किताबों से और कई जगह से, कई इंटरनेटों से मैं ढूंढ कर सारे जो एक एक पॉइंट है मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। इतना मेहनत किया हूँ तो आप लोग का एक फ़र्ज़ बनता है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों से कोई भी पैसा ले रहा हूँ। पैसा भी मैं आप लोगों से कोई भी नहीं ले रहा हूँ। और भविष्य में जैसे सभी चैनल की तरह भविष्य में मैं भी आप लोगों से कोई पैसा नहीं लेने वाला हूं। जैसे सभी चैनल करते हैं वैसा मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। ये आप लोग लिख के रख लीजिए या मुझसे आप लोग लिखवा सकते हैं, या फिर ये वीडियो आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब भी मैं आप लोगों से पैसे की बात करूं तो आप लोग मुझे बेझिझक ये वीडियो दिखा सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।